तो हमने ये साइड पे मेरे पास बुक ओपन हुई है मैम जी। किसने क्या कहना है? कुछ कहना है किसी ने? इनकम स्टेट इनकम स्टेटमेंट की जब बारी आएगी तो हम उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन करने लगे हुए हैं, इसको कर लें कंप्लीट और उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने बुक ओपन की हुई है आप लोगों के पास, आप लोग कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट से पहले ये पेज नंबर है समथिंग 49। जिनके पास बुक है बेहतर है कि वो ओपन कर लें ताकि उनको समझ आ रहा हो कि हम कहाँ से और क्या पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ से ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो कल हम कर रहे थे। ये द ऑनर स्टार्टेड द बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग 80,000, ये 80,000 वाली हमने एंट्री कर ली थी। परचेज लैंड फॉर 52,000 पेइंग कैश, ये लैंड वाली भी हमने कर ली थी। उसके बाद था परचेज द बिल्डिंग फॉर 36,000 पेइंग 6,000 इन कैश, ये बिल्डिंग और कैश वाली भी हमने कर ली थी कि 6,000 कैश दिया था और बाकी 30,000 नोट पेएबल था। उसके बाद जनवरी 23 की है परचेज टूल्स एंड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट 13,800, तो ये वाली भी हमने कर ली थी, टूल्स एंड इक्विपमेंट परचेज एंड ऑन अकाउंट, तो इसमें से अकाउंट पेएबल। इससे नेक्स्ट वाली हमने आज करनी है जनवरी 24, सोल्ड सम ऑफ द टूल्स एट अ प्राइस, सोल्ड सम ऑफ द टूल्स, ये वाले टूल्स जो हमने 13,800 के परचेज किए थे, इनमें से कुछ सोल्ड सम ऑफ द टूल्स एट अ प्राइस इक्वल टू देयर कॉस्ट $1,800। इसका मतलब ये है कि इस 13,000 में से $1,800 के जो टूल्स थे वो हमने सेल कर दिए हैं, कलेक्टिबल विद इन 45 डेज। कलेक्टिबल का मतलब ये होता है कि ये अभी हमने पैसे रिसीव नहीं किए, हमने कलेक्ट करने हैं विद इन 45 डेज। 45 डेज हमें लगेंगे इसको कलेक्ट करने में। इसका मतलब है अभी हमें पैसे रिसीव नहीं हुए, और जो पैसे हमें अभी रिसीव नहीं हुए लेकिन होने हैं उनको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो हमने ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन सी दो चेंजेस आई हैं। एक तो चेंज ये आई है कि हमने टूल्स सेल कर दिए, टूल्स गए हैं। टूल्स सेल करने से मतलब ये है कि टूल्स डिक्रीज हो जाएंगे, और टूल्स सेल किए हैं तो इसके बदले में या तो हमें कैश आएगा, या कैश अभी नहीं मिला तो इसकी जगह अकाउंट रिसीवेबल होगा। तो कैश जो कि हमें नहीं मिला तो हमने कहा है कि कलेक्टिबल है, इसका मतलब है ये अकाउंट रिसीवेबल है, वो अमाउंट जो अभी हमें रिसीव होनी है। तब ये अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज क्यों हुआ है? इंक्रीज इसलिए हुआ है कि सपोज कंपनी ने पहले किसी से, ऐसे इमेजिनरी कह रही हूँ कि कंपनी ने पहले 10,000 लेने थे, अब जो टूल्स उसने बेचे हैं 1,800 के, जो उसको अभी रिसीव नहीं हुए, फ्यूचर की किसी डेट पे रिसीव होने हैं, तो वो इन 10,000 में ऐड हो जाएंगे। 10,000 कंपनी ने पहले लेने थे, अब 1,800 उसमें और ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है उस कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में दो चेंजेस आई हैं। एक है कि टूल्स डिक्रीज हो गए हैं और अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया है। टूल डिक्रीज क्यों हुए? क्योंकि टूल्स हमने सेल कर दिए। और अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि जो टूल्स हमने सेल किए थे उनका कैश हमें रिसीव नहीं हुआ, वो एक रिसीवेबल है जो फ्यूचर में 45 डेज के बाद रिसीव होगा। तो इस वजह से अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गए हैं।
तो अमाउंट क्या है दोनों की, वो है 1800। तो ये टूल्स एंड इक्विपमेंट $1800 से डिक्रीज हो गए, लिहाजा ये माइनस हो जाएंगे। और अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है, ये यहाँ पे इसी लाइन में अकाउंट रिसीवेबल हम $1800 ऐड कर देंगे। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 26 की, रिसीव्ड $600। रिसीव्ड, अब कुछ रिसीव किया है, क्या रिसीव किया है? रिसीव्ड $600, $600 रिसीव किए हैं। $600 क्या है? कैश है, मनी है। तो पहले तो हम डायरेक्टली कैश लिख लेते हैं कि कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड $600 इन पार्शियल कलेक्शन, कि हमने कहीं से कलेक्शन करनी थी। अच्छा, इन पार्शियल कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ टूल्स। ओके, वो ये कह रहे हैं कि ये टूल्स जो यहाँ वाले हमने ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में टूल्स सेल किए थे 1800 के, और हमने कहा था कि 45 डेज बाद पैसे मिलेंगे, उसमें से $600 हमें मिल गए हैं। रिसीव्ड $600 इन पार्शियल कलेक्शन, पूरी कलेक्शन अभी नहीं हुई मनी की, सिर्फ $600 मिले हैं ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल, उस अमाउंट में से जो हमने रिसीव करने थे फॉर द सेल ऑफ टूल्स, इन टूल्स को सेल करने की वजह से। तो हमने सबसे पहले एनालाइज करना होता है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन सी दो चीजें एक्सचेंज हुई हैं या किस में चेंज आई है। तो ये तो पहले वर्ड से ही हमें पता चल गया, रिसीव्ड 600, इसका मतलब है हमने पैसा या कैश रिसीव किया है। तो वो मैंने कैश रिसीव्ड लिख लिया। उसके बाद हमें ये पता है कि जब कैश रिसीव होता है तो बेसिकली कैश इंक्रीज हुआ है कंपनी के पास। और जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो है दूसरी जो इसमें चेंज आई है वो है पार्शियल कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कि हमने कहीं से पैसे या अपना उधार वापस लेना था। टोटल उधार था 1800 का, जिसके हमने टूल्स सेल किए थे, और उसमें से हमें वापस मिल गया 600 का। तो अब टोटल उधार हमारा कितना रह गया जो किसी ने हमें देना है, वो रह गया 1200। तो इसका मतलब है जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल है ना, ये डिक्रीज हो गए हैं, क्योंकि पहले 1800 के थे, उसके बाद उसमें से 600 हमें वापस मिल गए, तो बाकी बचे 1200। 1800 से हम 1200 पे आ गए हैं, तो इसका मतलब है हमारे अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गए हैं। ओके, तो अब दैट मीन्स इसमें दो चेंजेस आई हैं। एक तो कैश रिसीव हुआ है तो दैट मीन्स कैश इंक्रीज हो गया है, और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल में से हमें अमाउंट रिसीव हो गई है, तो इसका मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गया। एक दफा दोबारा बता देती हूँ, दोबारा यूं है कुछ के रिसीव्ड $600 इन पार्शियल कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कि हमने कहीं से अमाउंट लेनी थी, कोई हमारा अकाउंट रिसीवेबल था, उसमें से जो कि कितना था, ये ऊपर से ही हमें पता लग रहा है $1800 था, कि हमने किसी से $1800 लेने थे, उसमें से रिसीव्ड 600 हमें मिल गए हैं। तो इसमें एक तो हमें पता लग गया कि कैश हमारे पास आया है, मींस कंपनी के पास आया है, और दूसरा जहां से हमने पैसे लेने थे $1800, उसमें से 600 हमें मिल गए हैं, बाकी 1200 रहते हैं। तो कैश इज इंक्रीज एंड अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज। अब दोनों की अमाउंट बस एंटर करनी है। कैश इंक्रीज हुआ है बाय $600, और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज हुए हैं बाय $600। क्लियर? सबको समझ आ रही है? इन दोनों मैम यही दोबारा बता दे, सही से समझ नहीं आई। यस आवाज आ रही है सबको? जी मैम। कौन सी वाली ट्रांजेक्शन दोबारा बताऊं?
मैम ये 24 वाली बता दें, ये नहीं थोड़ी सी समझ आई। ओके, दोबारा 24 वाली कर लेते हैं। 24 वाली पहले आप स्टेटमेंट पढ़ें, आपको ये स्टेटमेंट समझ आती है या नहीं, उसके बाद ट्रांजैक्शन की बात आती है। स्टेटमेंट ये लिखी है कि सोल्ड, हमने कुछ बेचा। क्या बेचा? सम ऑफ द टूल्स, कुछ टूल्स बेच दिए एट अ प्राइस इक्वल टू देयर कॉस्ट। कितने के बेचे? जितने के खरीदे थे। अब खरीदे हमने 13,800 के थे, लेकिन सारे नहीं बेचे। सम ऑफ द टूल्स, 13,000 में से 1800 के टूल्स हमने सेल कर दिए हैं। तो 1800 के टूल्स जब सेल कर दिए हैं तो इसका मतलब है टूल्स, ये हमारे पास 13,800 के थे, इसमें से 1800 के सेल कर दिए हैं, तो टूल्स डिक्रीज हो जाएंगे ना। हमारे पास पहले कुछ 13,000 का हमने खरीद के रखा हुआ था, उसमें से 1800 का दोबारा सेल कर दिए, तो ऑब्वियसली अब हमारे पास टूल्स कम हो जाएंगे। और लेकिन हमने जो चीज सेल की है 1800 की, वो हमें अभी 1800 रुपए नहीं मिले। हमने चीज बेच दी है लेकिन पैसे हमें नहीं मिले, हमने उधार में बेची है। सपोज हमारे कोई जानने वाला था, उसने कहा कि आप मुझे दे दें पैसे, मैं आपको 45 दिन बाद दूंगा। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है, कलेक्टिबल विद इन 45 डेज, इसका मतलब है कि उसने हमें कहा है कि मैं 45 दिन बाद पैसे दूंगा। अब 45 दिन बाद पैसे दूंगा का मतलब ये है कि कंपनी के लिए ये अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल वो अमाउंट होती है जिस जो कंपनी ने रिसीव करनी होती है, किसी को उधार दिया हुआ होता है, उससे वापस लेना होता है। तो 1800 की चीजें सेल की हैं और पैसे अभी तक नहीं लिए, तो इसका मतलब है कंपनी का उधार है, और कंपनी के उधार को हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अब अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया है, इसकी एग्जांपल मैंने यूं दी है कि सपोज कंपनी ने पहले किसी से 1000 रुपए लेना था, अब 1800 उसमें और ऐड कर दें, अब उसने टोटल 2800 रुपए लेने हैं, तो इसका मतलब है उसका अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया है। इस वजह से इसको प्लस करना है, माइनस नहीं करना। और इधर से टूल्स एंड इक्विपमेंट, जो कि पहले कंपनी के पास 13,000 के थे, उसमें से 1800 के उसने सेल कर दिए हैं, इसलिए ये डिक्रीज हो गए हैं, इसलिए इसके साथ माइनस साइन लगाया है और इसके साथ प्लस का साइन लगाया है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज नहीं हुए, इंक्रीज हुए हैं। हाँ जी जिले उमा। मैम हमें इक्वेशन वाली वो स्क्रीन शो ही नहीं हो रही, बुक वाली हो रही है अभी तक। ये कब से ऐसा हो रहा है? स्टार्ट से ही? और आप लोग अब बता रहे हैं। यस मैम। मैम हम उस वक्त समझने की कोशिश कर रहे हैं पर समझ ही नहीं आ रही थी। 10 मिनट में बोल चुकी हूँ और आप लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं? सीरियसली? मैम समझ आई है लेकिन वो सामने नहीं आई। अब शो हो रही हैं दोनों स्क्रीन्स? ये अभी भी नहीं आई? नो मैम। मैम स्क्रीन ही नहीं ना आ रही, वैसे तो समझ आ रही है। वन जी सेकेंड। आ गया। वेट अ सेकेंड। ओके, अब ये एक्सेल वाली शीट नजर आ रही है आपको? जी मैम। यस मैम। ओके, तो अब मैं दोबारा से बता देती हूँ कि हम टूल्स एंड इक्विपमेंट की बात कर रहे थे। सोल्ड सम ऑफ द टूल्स एट अ प्राइस इक्वल टू देयर कॉस्ट $1,800। तो मैं ये कह रही थी कि 13,800 के हमने परचेज किए थे, उसमें से 1,800 के सेल कर दिए, तो वो माइनस हो गया है।
और अमाउंट हमें अभी नहीं मिली, मतलब कैश नहीं मिला, अकाउंट रिसीवेबल है, तो वो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज हो गया है इसलिए उसके साथ प्लस का साइन है या उसके साथ माइनस का साइन नहीं लगाया। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है रिसीव 600 इन पार्शियल कलेक्शन। इसका मतलब है कि जो हमने अमाउंट रिसीव करनी थी या कलेक्ट करनी थी उसमें से 600 हमें कैश मिल गया है। तो 600 कैश मिल गया है, ये 600 ऐड हो जाएगा और 1800 किसी से उधार हमने जो लेना था उसमें से 600 हमने रिसीव कर लिया है, इसलिए ये इसमें से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं ऑन जनवरी 27 paid 6,800 in partial payment of account payable। इस सेंटेंस को जरा गौर से पढ़ें। सबसे पहला जो वर्ड होता है ना पेड और रिसीव्ड, जहां ये लिखा हुआ होता है वो बताता है कि कैश हमने पे किया है या रिसीव किया है। तो पेड का मतलब है हमने किसी को कैश पे किया है। जब हम कैश पे कर देते हैं तो हमारे पास बाकी कम रह जाता है, तो ये कैश डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहली चीज हमें फौरन ही पता लगी कि एक तो कैश डिक्रीज हो गया। फिर हमने ये देखना है कि कैश पे किया क्यों है, क्यों किया है। इम्पार्शियल पेमेंट ऑफ एन अकाउंट पेएबल, हमने किसी को उधार देना था, उस उधार की पेमेंट की है, लेकिन पूरी पेमेंट नहीं है, ये पार्शियल पेमेंट है, अभी उधार देना बाकी रहता है। लेकिन हमने किसी को बहरहाल उधार देना था और उसमें से कुछ वापस कर दिया है। अब उधार अकाउंट पेबल यहाँ पे देखें कितना है हमारे पास, ये अकाउंट पेबल वाली हेडिंग है, इसके नीचे 13,800 का उधार था हम पे। उस 13,800 में से ये वाले 6,800 हमने पे कर दिए हैं। तो इसका मतलब है अब बाकी हम पे उधार कम रह जाएगा। 13,000 हमने देना था, उसमें से ऑलमोस्ट 7,000 हमने दे दिया है। तो इसका मतलब है हमारे उधार बाकी कम हो जाएंगे, या हमारा अकाउंट पेएबल कम हो जाएगा, या हमारा अकाउंट पेएबल डिक्रीज हो जाएगा। एक दफा दोबारा बोल देती हूँ कि ये ट्रांजैक्शन ये है कि हमने किसी से उधार लिया हुआ था, दैट वाज अकाउंट पेएबल, उसकी पेमेंट की है पार्शियल पेमेंट और उसको पैसे पे किए हैं 6,800 के। तो हमने ये एनालाइज करना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन सी दो चेंजेस आई हैं। तो पहली चेंज तो ये है कि कैश पे किया है। जब हम कैश पे करते हैं या कंपनी कैश पे करती है तो कंपनी के पास कैश कम रह जाता है, तो कैश डिक्रीज। और पेमेंट की किस वजह से है, कोई उधार देना था, कोई अकाउंट पेएबल था, तो वो वापस किया है, उधार वापस किया है, तो बाकी कंपनी के ऊपर जो उधार है या जो अकाउंट पेएबल है उसका वो कम रह जाएगा। अब हमने इस ट्रांजैक्शन की एंट्री इसमें करनी है ऑन जनवरी 27 पेड 6,800। इस पेड की वजह से कैश डिक्रीज हो जाएगा बाय 6,800, ये डिक्रीज हो गया। और दूसरी साइड पे उधार वापस किया है तो ये अकाउंट पेएबल जो है ये भी डिक्रीज हो जाएगा और ये डिक्रीज होगा बाय 6,800। आप लोग ये नोट कर लें कि मैं एक ट्रांजैक्शन की एंट्री जो है वो एक ही लाइन में करती हूँ। 6,800 इस लाइन में एंटर किया है तो इधर भी इसी लाइन में एंटर किया है। यहाँ 600 की एंट्री की है तो वो भी एक ही लाइन में की है। यहाँ 1800 में की है तो वो भी एक ही लाइन में की है। तो हर एंट्री के लिए हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है। उसके बाद अगेन उससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड। अब रिसीव्ड का मतलब अगेन रिसीव्ड लिखा हुआ है और उसके आगे कैश की अमाउंट लिखी हुई है, रिसीव्ड $2,200। रिसीव्ड $2,200 का मतलब है कि हमने कैश रिसीव किया है। तो
जब कैश रिसीव करते हैं तो कैश इंक्रीज हो जाता है। और कैश रिसीव क्यों किया है? कैश रिसीव किया है, receive $2200 of sales revenue in cash. sales revenue रेवेन्यू और सेल्स, ये दोनों वर्ड्स मैंने पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किए हुए। सेल्स रेवेन्यू क्या होता है? सेल्स रेवेन्यू ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हम बना रहे होते हैं, जब हम उसको सेल करते हैं तो उस सेल के बदले में जो पैसे हमारे पास आते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि हमने कोई चीज बेची है और उसके बदले हमें कैश मिला है। तो एक तो हमारा कैश इंक्रीज होगा और दूसरा क्या इंक्रीज होगा? रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मैं अगेन एक दफा दोबारा स्टेटमेंट पढ़ के बता देती हूँ कि जनवरी 31 को आप लोग अपनी बुक में ट्रांजैक्शन पढ़ सकते हैं। जनवरी 31 रिसीव $2200 ऑफ सेल्स रेवेन्यू इन कैश। तो जो भी सेल्स चीजें हम बनाते हैं या कंपनी बनाती है या कोई प्रोडक्ट देती है या सर्विस देती है, उसके बदले में जो उसको कैश मिलता है हम उसको रेवेन्यू कहते हैं। तो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू हमेशा वैसे इंक्रीज ही होता है, रेवेन्यू इंक्रीज, और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और $2200 की कैश अमाउंट हमें रिसीव हुई है। तो दैट मीन्स एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। अब रेवेन्यू जो है वो हम किस चीज में ऐड करते हैं या कहाँ लिखते हैं? हमारी बैलेंस शीट में तो रेवेन्यू की नाम की कोई हेडिंग नहीं है। ये हमारी बैलेंस शीट कह रही हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें कहीं रेवेन्यू नहीं है। ये देखें, एसेट्स में रेवेन्यू नहीं है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, लैंड, बिल्डिंग, गुड्स एंड इक्विपमेंट, कहीं रेवेन्यू का जिक्र नहीं है। लायबिलिटीज में अकाउंट पेएबल, नोट पेएबल, इसमें भी रेवेन्यू नहीं है। ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स, इसमें भी रेवेन्यू कहीं नहीं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में बकायदा रेवेन्यू नहीं लिखा जाता, लेकिन ये रेवेन्यू इस रिटेन अर्निंग्स में फॉर द टाइम बिंग आप अज्यूम कर लें कि रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता है। जब भी रेवेन्यू रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता है और एक्सपेंसेस जो हैं वो रिटेन अर्निंग्स में से माइनस होते हैं। तो मैंने ये कहा कि कैश एक तो इंक्रीज हो जाएगा और दूसरी क्या चीज इंक्रीज होगी? रेवेन्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने कोई चीज बेची है और उसके बदले हमें रेवेन्यू या अमाउंट रिसीव हुई है और उसकी अमाउंट क्या है? वो $2200 है। अब क्वेश्चन ये है कि कैश इंक्रीज हुआ है तो उसको तो हम इस कैश वाले कॉलम में डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ये तो समझ आता है। ये रेवेन्यू कहाँ जाएगा? तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि रेवेन्यू को हम रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर देते हैं। तो ये एक ही लाइन में मैंने दोनों एंट्रीज की हैं। कैश इज इंक्रीज्ड $2200 एंड रिटेन अर्निंग्स हैव इंक्रीज्ड $2200। और रिटेन अर्निंग्स क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि हमने रेवेन्यू या कंपनी ने रेवेन्यू अर्न किया है। तो रिटेन, अगर रेवेन्यू आता है कंपनी के पास तो वो रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता है, जबकि एक्सपेंसेस जो है वो रिटेन अर्निंग्स में से माइनस होते हैं। ये भी फिलहाल आप लोग नोट कर लें कि मैं इधर नीचे लिख देती हूँ, रेवेन्यू is added to retain earnings or and expenses are subtracted from retain earnings. ये फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन है, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इसमें मजीद जो टेक्निकलिटीज हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लें
कि अगर रेवेन्यू कहीं आ जाता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने उसको रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर देना है, और कहीं एक्सपेंस का वर्ड आता है तो उसको रिटेन अर्निंग्स में से माइनस कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। बुक में से आप लोग देख लें, जनवरी 31 की ही नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या है? पेड $1400 ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कैश। अब पेड का मतलब क्या है? अगेन पेड का मतलब है कैश हमने पे कर दिया है, तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब लिखा ये हुआ है कि हमने ये कैश पे क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि कुछ खर्चे हो गए थे, कुछ एक्सपेंसेस थे। तो पेड से पता लगा कि कैश डिक्रीज हुआ है, हमने पैसे पे किए हैं। एंड क्यों पे किए हैं? क्योंकि कोई एक्सपेंसेस थे। तो ये दोनों वर्ड हमने नोट कर लिए कि कैश डिक्रीज हुआ और कोई एक्सपेंस था। आप इसके साथ एक्सपेंस इंक्रीज भी लिख सकते हैं, बट ना भी लिखें तो इट्स ओके। तो कैश डिक्रीज, एक्सपेंसेस इंक्रीज, और आगे डिटेल लिखी हुई है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस थे। $200 फॉर यूटिलिटीज थे, बिजली वगैरह के बिल दिए हमने $200 के, एंड 1200 फॉर वेजेस, और तनख्वाहें दी 1200 की। लेकिन इस डिटेल से फिलहाल हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें बस ये पता है कि कंपनी के पास कैश $1400 डिक्रीज हो गया है क्योंकि उसने पे कर दिया है। और पे क्यों किया है? क्योंकि एक्सपेंस था। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक तो कैश डिक्रीज, तो कैश हम इसमें से माइनस कर देंगे और उसकी अमाउंट जो है वो है $1400। और दूसरा एक तो कैश डिक्रीज हो गया है, दूसरा मैंने एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ लिखा था कि एक्सपेंसेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स। तो ये रिटेन अर्निंग्स का कॉलम है, इसमें से ये वाली लाइन है जिसमें हम एंट्री कर रहे थे। तो रिटेन अर्निंग्स में से ये $1400 जो हैं ये माइनस हो जाए। क्लियर? अब बस नेक्स्ट काम जो है वो इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। हमने इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये वाली मीटिंग चूंकि एंड होने वाली है, लिहाजा मैं बस इसको बैलेंस करती हूँ क्विकली, और उसके बाद जब नेक्स्ट मीटिंग का लिंक भेजूंगी तो फिर जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले ही कॉस्ट कैश वाले कॉलम को ऐड कर लिया, इसका बैलेंस आ गया। फिर अकाउंट रिसीवेबल वाले का आ गया। उसके बाद लैंड में चूंकि एक ही एंट्री है तो मैं डायरेक्टली उसी को लिख देती हूँ। आप लोग चाहें तो ये टोटल कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। $80,000। 1 मिनट रह गया एक्चुअली, मैं इसको क्विकली कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो ये सारे बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट काम क्या है कि बस मैं इन दोनों साइड्स को ऐड करना है देखने के लिए कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, और उसके लिए मैं ये वाली सारी वैल्यूज को ऐड कर दूंगी। इस साइड की भी वैल्यू ऐड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जनाब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब है हमने क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर लिया है। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, और मीटिंग का टाइम भी खत्म हो गया है। मैं दोबारा आप लोगों को लिंक शेयर करती हूँ 1-2 मिनट्स तक, तब तक आप लोग इसको देखें, और जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, आप लोग वो तैयार रखें। हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ओके ओके मैम।